हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो हम जुड़ चुके हैं आपके साथ। आप भी फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए और गंगा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब को दबाकर आप सभी को जैसे ही सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन को ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर हो। और जब आप परीक्षा देने जाइए तो परीक्षा हाल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आइए और आपका सिलेक्शन हो, जिससे आपके सपनों को साकार हो, आपके माता पिता के सपने साकार हों और आपके सपने साकार होंगे, आपके माता पिता के सपने साकार होंगे तो निश्चित रूप से मेरा भी सपने का साकार होगा। तो फटाफट आप सभी चैनल पे आके सब्सक्राइब दबा के बेल को ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से मुझे प्यार और सपोर्ट दीजिए। मेरा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हर ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए और आप सभी भारत के प्रत्येक एक आम नागरिक को हम साहिदे कोट कोट प्रणाम करते हुए नमन कर रहा हूं गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप सभी फटाफट चैनल पर जुड़ते जाइए और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट सिलेबस हम आपको गंगा एकेडमी पर निःशुल्क दे दें और आप अपने घरों से पूरी कंपटीशन की तैयारी कंप्लीट कर सकोगे और पीडीएफ सहित आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी गंगा एकेडमी पर प्यार और सपोर्ट निरंतर बनाए रखिए। यही आप सभी का गंगा एकेडमी पर प्यार और सपोर्ट के से गंगा एकेडमी पर आप सभी को संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंपटीशन की तैयारी पीडीएफ सहित उपलब्ध होगी, वो भी निःशुल्क। तो फटाफट जुड़ते जाइए। आज हम जुड़ते हैं आप सभी के साथ भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक अनुच्छेद को बता रहे हैं और इससे पिछले सेशन में हमने आर्टिकल 29 तक आप सभी को बता चुका हूं। तो आर्टिकल 29 तक हम सभी पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 29 से आगे के सारे अनुच्छेदों को आप सभी से डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आप सभी से परिचर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक अनुच्छेद को आप सब समझिए और याद कीजिए मेरे साथ। तो चलिए, अनुच्छेद 29 में मैंने आपसे बताया था कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, यानी हर एक अल्पसंख्यक के से संबंधित जो हित है उन अल्पसंख्यक हितों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में संरक्षण की बात किया गया है। यानी अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण देने वाला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में याद कर लीजिए अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 आता है, अनुच्छेद 30 आता है। तो 30 में क्या है, यहाँ भी अल्पसंख्यक से संबंधित है और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। तो 30 में याद कर लीजिए, अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना करेगा और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अधिकार बनाया गया है। तो याद कर लीजिए, शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार,
ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 है, याद कर लीजिए। यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने की बात आएगी तो अनुच्छेद 32 आएगा वहां। और जब अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कोई प्रशासन के लिए अधिकार की बात होगा या शिक्षा संस्थान की स्थापना से संबंधित कोई बात होगी तो वहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 आ जाएगा, याद कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 आता है। तो 31 में मेरे प्यारे बच्चों जो प्रोसेस था, जो प्रावधान है वो अब निश्चित कर दिया गया है, यानी भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी ये भारतीय संविधान से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। तो भारतीय संविधान से अनुच्छेद 31 अब न रहा, अब ये भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से हट गया है, निश्चित कर दिया गया है, इसका निरसन कर दिया गया है यहाँ अनुच्छेद 31 से। तो अनुच्छेद 31 आपको पढ़ना नहीं है। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का आता है अनुच्छेद 32। और मैंने आपको 32 में बताया था कि अगर भारत के किसी भी आम नागरिक का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, यानी उसे मूल अधिकार का हक नहीं मिल रहा है, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने मूल अधिकार को लेने के लिए। तो यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 आपको अधिकारों से संबंधित है, शक्ति से संबंधित है, यानी अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार का प्रावधान है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। यानी भारत का प्रत्येक आम नागरिक अगर किसी को भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल ऑफ राइट है, हर एक व्यक्ति को जो दिया गया है संविधान में, अगर किसी आम नागरिक को ये लगे कि ये मेरे मूल अधिकार का यहाँ हनन हो रहा है, मुझे मूल अधिकार दिया नहीं जा रहा है, कोई रोक रहा है, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपने मूल अधिकार को लेने के लिए सीधे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर अपने मूल अधिकार को ले लेगा। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में क्या है, याद कर लीजिए मेरे दोस्त। अनुच्छेद 32 में याद कर लीजिए कि अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित करने वाले अधिकारों को प्रवर्तित करने वाले जो अधिकार हैं ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद कर लीजिए, भूलिएगा मत, अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अधिकारों को प्रवर्तित करने वाले उपचार हैं। मैंने आपसे कहा कि हिंदू रीत में किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को 3 बार लगातार रिपीट करने से आपका वो ब्रह्मास्त्र हो जाता है मेरे प्यारे मित्र, कभी अटल हो जाता है और कभी भूलता नहीं है। इस नाते रट लीजिए अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित करने वाले अधिकार, ये 3 बार रख लीजिए। और यही 3 बार जब मुस्लिम वर्ग में हम जाएंगे तो वह 3 बार कहने से क्या होगा, वो सत्यानाश हो जाएगा। यानी 3 बार कहने से वो बर्बाद खत्म हो जाता है। यानी कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है अपने
मैडम से बात कर रहा है मोबाइल पर और ऐसे मजाक मजाक में वो कह दे तलाक तलाक तलाक, तो क्या हो गया, खत्म उसकी सारी हस्बैंड वाइफ का जो प्रेम है वो खत्म हो जाएगा, यानी अलगाव हो जाएगा। तो नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 आता है। तो अनुच्छेद 33 क्या है, याद कर लीजिए। उपांतरण करने में जो हर एक संसद को शक्ति है, तो उपांतरण करने में संसद की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 लिखिए। अनुच्छेद 33 में क्या याद करना है, उपांतरण करने में संसद की शक्ति। उपांतरण करने में सांसद की शक्ति, सांसद की शक्ति, जिसको आप सब चुनते हो मतदान करके। तो ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 33 में दिया हुआ है, उपांतरण करने में ये सांसद महोदय की शक्ति। तो आपके परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए कि उपांतरण करने में सांसद की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये शक्ति दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में ये शक्ति सांसदों को मिला है कि उपांतरण करने में सांसद की शक्ति। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद आते हैं 34 में। अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 34 नेक्स्ट है आपके बीच, याद कर लीजिए। क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निर्वर्धन। यहाँ जो क्षेत्र में सेना होता है उन सेनाओं के अधिकारों अधिकारों का निवर्धन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34। तो याद कर लीजिए, क्षेत्र में सेना के अधिकारों का, अधिकारों का निवर्धन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34, भारतीय संविधान के आर्टिकल 34 में क्या है, तो 34 में याद कर लीजिए, क्षेत्र में जो सेना होता है उन सेना के अधिकारों के लिए निवर्धन की बात कही हुई है। यानी क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निवर्धन की बात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 34 याद कर लीजिए। 34 में क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निवर्धन आ जाता है। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 आता है। 35 आता है, तो याद कर लीजिए आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 में क्या है, याद कर लीजिए, संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का यहाँ एक विधान बनाया गया है। यानी जब कोई संवैधानिक अधिकारों को लागू किया जाता है तो संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का यहाँ विधान बनाया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में। तो याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 35 यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 35 में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान यहाँ बनाया गया है। लिख लीजिए संवैधानिक अधिकारों को लागू, संवैधानिक
अधिकारों संवैधानिक अधिकारों को लागू संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान, लागू करने का विधान। विधान भारतीय संविधान का नेक्स्ट आर्टिकल आता है 35। अनुच्छेद 35 में क्या है? संवैधानिक जो अधिकार है, जो हर एक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उन संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का यहाँ विधान बनाया गया है, यहाँ प्रावधान बनाया हुआ है। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का यहाँ विधान बनाया गया है। किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 35 में। याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 35 संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान। अब नेक्स्ट भारत का संविधान का अनुच्छेद 36 आता है, और 36 आता है, लिख लीजिए। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको भारतीय संविधान में भाग की चर्चा किया था। तो यहाँ 35 तक हमने क्या खत्म किया? मैंने आपसे भाग में बताया था कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4, यानी 1, 2, 3, 4 आर्टिकल तक हम भारतीय संविधान का कौन सा भाग पढ़ते हैं? तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 1। भाग 1 में कौन कौन सा आर्टिकल आता है? तो भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4, यानी 1 से लेकर 4 आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत रखा गया है। और नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 2 जब आप पढ़ोगे तो भाग 2 में आर्टिकल आता है आर्टिकल 5 से लेकर 11, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आप चर्चा करोगे तो वहां भारतीय संविधान का भाग 2 के अंतर्गत रखा हुआ है। और जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से की तरफ बढ़ोगे तो वहां 12 से लेकर ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम चर्चा करेंगे भाग 3 में। यानी भाग 3 यहाँ हम भाग अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आएंगे। और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और जब हम अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे तो वह नागरिकता का प्रावधान है, और नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा हुआ गया है। और नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम भाग 3 पढ़ेंगे। और भाग 3 में कौन सा तत्व है? तो मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल ऑफ राइट, मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब नेक्स्ट हम आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 36, यानी 36। तो 36 से अब हम मौलिक अधिकार अब यहीं पे खत्म हो जाता है। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 आता है, और 36 से हम अब भाग 4 की तरफ आगे हो जाएंगे। और भाग 4 किस आर्टिकल के में है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हम भाग 4 में पढ़ेंगे। और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। तो अब हम नीति निर्देशक तत्व की तरफ आ गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन सा आर्टिकल है, कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक
हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे यानी डीपीएसपी पढ़ेंगे। तो आइए अब डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें एक एक आर्टिकल को, एक एक अनुच्छेद को हम सभी याद करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो मेरे साथ आप सभी याद कर लीजिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 36 भाग 4 से अब शुरू हो जाता है। भाग 4 और भाग 4 में कौन कौन सा आर्टिकल आता है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51। तो 36 में क्या है? सबसे पहले 36 से शुरुआत करते हैं। तो 36 में नीति निर्देशक तत्व जो है उसकी परिभाषा की बात किया गया है। नीति निर्देशक तत्व की जब परिभाषा की बात आती है तो नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो याद कर लीजिए, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा भारतीय संविधान के 36 में आता है। याद कर लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। तत्व की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत आता है। याद कर लीजिए। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता है 37। तो 37 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 में अंतर्विशिष्ट तत्वों को लागू होना। जो अंतर्विशिष्ट तत्व हैं उनको लागू होने का प्रावधान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 में। तो लिख लीजिए, अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना। तत्वों को का लागू होना, लागू होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 में है, यानी डीपीएसपी में है, नीति निर्देशक तत्व में है, भाग 4 में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता है 38। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो 38 याद कर लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 क्या है? तो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। लोक कल्याण में जब कोई अभिवृद्धि की बात आती है तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात आने पर ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद कर लीजिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि वाला मामला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में क्या है? लोक कल्याण में अभिवृद्धि। लोक कल्याण में, लोक कल्याण में अभिवृद्धि। लोक कल्याण में अभिवृद्धि। ये लोक कल्याण में अभिवृद्धि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में आता है। तो 38 में नोट कर लीजिए, लोक कल्याण में अभिवृद्धि। निम्नलिखित में से बताइए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि याद कर लीजिए, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 37 में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा बताई गई है। 35 में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान। 34 में
क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निवर्धन। अनुच्छेद 33 में उपांतरण करने में सांसद की शक्ति। अनुच्छेद 32 में अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 31 खत्म हो गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। यहाँ अब आगे आते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 में क्या है तो याद कर लीजिए। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति का निर्देशक तत्व। राज्य द्वारा जो अनुसरणीय कुछ नीति है उनके निर्देशक तत्व बनाए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति यानी निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति है यानी कि निर्देशक तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 के अंतर्गत रखा गया है। जो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 में क्या है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति जैसे निर्देशक तत्व में यहाँ बात किया गया है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में आता है, याद कर लीजिए। अब आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 40 आता है ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो याद कर लीजिए ग्राम पंचायत का यहाँ संगठन होता है, यानी ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत का संगठन। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में याद कर लीजिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, किस आर्टिकल में रखा गया है तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में क्या है ग्राम पंचायत का संगठन। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेगा? नहीं सर, नहीं भूलेगा। याद हो गया, आपका जवाब यही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक अनुच्छेद को, एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और परीक्षा में बेहतर से बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा और परीक्षा क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी लेकर अपने अपने घरों के परिवारों के सपनों को साकार करोगे और साथ साथ मेरे भी सपनों को साकार करोगे। तो चलिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन। नेक्स्ट भारत का संविधान का अनुच्छेद आता है 41 और अनुच्छेद 41 में
काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का यहाँ अधिकार की बात दिया हुआ है। यानी काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का यहाँ अधिकार की जब बात आती है तो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान का आर्टिकल आप कौन सा है, तो आप याद कर लीजिए आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 में याद कर लीजिए काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। तो अनुच्छेद 41 में याद कर लीजिए, अनुच्छेद 41 में लिख लीजिए, याद कर लीजिए काम, शिक्षा, काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, व लोक सहायता पाने का अधिकार, पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार, काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो याद कर लीजिए काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से संबंधित है। अनुच्छेद 41 में याद कर लीजिए काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, भूलिएगा मत। अब नेक्स्ट भारत का संविधान आता है 42, अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 अब क्या है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 क्या कहता है, तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाएं, जब कोई कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाओं की बात आती है तो वहाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 याद करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 में याद कर लीजिए कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाएं, न्याय संगत दशाओं की बात आती है, दशाएं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 में क्या याद करना है, तो अनुच्छेद 42 में याद कर लीजिए कार्य की जो मनोचित व न्याय की दशाएं, न्याय संगत दशाएं। तो कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाएं, तो याद कर लीजिए कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाएं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 में क्या याद करना है, याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाएं, जब कार्य की कोई मनोचित व न्याय संगत दशा की बात आती है तो वहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 याद रखना है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाओं की बात आ जाती है, याद कर लीजिए, भूलिएगा मत। नेक्स्ट अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 आ जाता है, 43 आ जाता है। तो आइए बढ़ चलते हैं हम सब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 की ओर। तो अनुच्छेद 43 में श्रमिक एक शब्द आ जाता है, यानी लेबर से संबंधित है, मजदूरों से संबंधित है, मजदूर, श्रमिक, लेबर के अधिकारों से संबंधित ये आ जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43। तो क्या है, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, जब
कोई मजदूर मजदूरी करता है, कोई लेबर मजदूरी करता है, कोई श्रमिक मजदूरी करता है, तो उन श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी की बात आती है। तो उनके लिए, श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी का प्रावधान बनाया गया है। किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 43 वहां याद रखिएगा। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 याद कर लीजिए। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, श्रमिकों यानी मजदूर श्रमिकों या मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 क्या? श्रमिकों मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, श्रमिकों मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में याद कर लीजिए श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, लेबरों के लिए एक निर्वाह मजदूरी की बात की गई है भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 में। तो नेक्स्ट अब आते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44। तो भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद 44 पढ़ते हैं तो वहां आता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। हर एक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता हर एक नागरिक के लिए बात की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 44, और आर्टिकल 44 में याद कर लीजिए नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता, सामान्य सिविल संहिता, सिविल संहिता। यानी समान सिविल संहिता नागरिकों के लिए प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में हर एक आम नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है। भारत के प्रत्येक आम नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भूलिएगा मत। तो ये मैंने आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 से लेकर आज 44 तक आप सभी की चर्चा अभी तक हो गई। अगर मैं एक बार रिकॉल कर दें जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, तो एक बार चलिए आप सभी इसको रिकॉल कराते हैं, याद कराते हैं, जिससे सेशन में ही आप सभी को सारी चीजें याद हो जाए और कभी भूलने न पाए। आप सब वीडियोस को 2-3 बार लगातार देख लीजिएगा। 2-3 बार लगातार देख लेंगे, निश्चित रूप से हर एक आर्टिकल, हर एक अनुच्छेद आप सभी को दिमाग में फील हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। परीक्षा के समय आप हर आर्टिकल से
हर भाग से, अनुसूची से आपका क्वेश्चन गलत होने नहीं पाएगा। बस आप सभी धैर्य बनाइए और गंगा एकेडमी पर जुड़िए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट के ग्रुपों में से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों संबंधियों को शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी आप सभी को संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचाना है। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचाना है। तो चलिए एक बार पुनः याद करते हैं इन सारे अनुच्छेद को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 में क्या याद करना है? तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का 29 और 30, ये क्या है? अल्पसंख्यक से संबंधित बात यहाँ कही गई है। यानी भारतीय संविधान का जब आप अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हो तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 1 में आएगा। जब अनुच्छेद 5 से 11 की तरफ आप आओगे तो वहां नागरिकता का प्रावधान है, भाग 2 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आप मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट पढ़ोगे और भाग 3 के अंतर्गत आता है। और मूल अधिकार में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आप धर्म से संबंधित बातें की गई हैं। और मूल अधिकार में 29 और 30 आपको अल्पसंख्यक से संबंधित बात की गई है। यानी अनुच्छेद 29 और 30 ये मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया बात है। तो अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद 29 और 30 में बात है। और फिर इसके आगे जब हम नीति निर्देशक तत्व आएंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और 51A में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण देती है। अनुच्छेद 29 क्या करता है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट पानी पीने मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 आता है, इसमें अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, ये भी अल्पसंख्यक से संबंधित है, अनुच्छेद 30। लेकिन इसमें अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसके साथ साथ प्रशासन के लिए उन्हें अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यक वर्ग को। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 अब ना रहा, अब ये खत्म हो गया है, यानी इसका निरसन कर दिया गया है, निरसित हो गया है संविधान से। तो इसे पढ़ना यही है। अब 30 के बाद सीधे आ जाते हैं अनुच्छेद 32 में। 32 में मैंने आपसे बताया था कि अनुच्छेद 32 में भारत के प्रत्येक आम नागरिक को ये अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि मूल अधिकार का हमारा हनन हो रहा है, हमसे हमारा मूल अधिकार मिल नहीं रहा है सही सटीक रूप से, हम इसका किसी ने दुरुपयोग कर रहा है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपने मूल अधिकार के लिए जाएगा। यानी अनुच्छेद 32 में याद कर लीजिए, अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उसका उच्चार दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 32 में अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चार बनाया गया है। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33। तो 33 में याद कर लीजिए, उपांतरण करने में सांसद की शक्ति। जो सांसद महोदय होते हैं आपके क्षेत्र में, उनको उपांतरण करने में सांसद की शक्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34। अब 34 में किसी एक क्षेत्र में जो सेना के अधिकारों का निवर्धन होता है, उस क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निवर्धन की बात किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता है 35। अब 35 में याद कर लीजिए, संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का
यहाँ विधान बनाया गया है। यानी जो संवैधानिक अधिकार होता है उनको लागू कैसे किया जाए, तो संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए विधान की बात बनाया दिया हुआ है। किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 35 में। तो 35 में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान। अब नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 यानी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से हम शुरू हो जाएंगे 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो अनुच्छेद 36 में यानी नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा बताई गई है, डीपीएसपी की परिभाषा बताई गई है। तो नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा यानी डीपीएसपी तत्व की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद कर लीजिए 36। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, डीपीएसपी की परिभाषा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37। तो 37 में याद कर लीजिए अंतर्विष तत्वों को लागू होना, अंतर्विष तत्वों का लागू होना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38। तो 38 में लोक कल्याण में अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 38 में याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39। तो 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 आता है और 40 में आता है ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन की बात किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में। तो 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41। तो 41 में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। जब किसी को काम, शिक्षा व लोक कल्याण की सहायता का अधिकार की बात करनी हो तो वो आ जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 में। तो काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार पाने के लिए जब अधिकार लेता है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 41। तो 41 में याद कर लीजिए अनुच्छेद 41 में कि काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 में कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाएं। जब कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाओं की बात किस अनुच्छेद में है, तो याद कर लीजिए 42। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 में एक शब्द याद रखेंगे, श्रमिक, लेबर, मजदूर। यानी श्रमिकों यानी मजदूरों के लिए निर्वाह एक मजदूरी की बात कही है। हर एक श्रमिक, हर एक मजदूर, हर एक लेबर के लिए एक निर्वाह की मजदूरी की बात किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में याद कर लीजिए श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, लेबरों के लिए एक निर्वाह मजदूरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का आता है अनुच्छेद 44 और 44 में क्या आता है, सिविल संहिता। सिविल संहिता, सामान्य सिविल संहिता की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आती है, तो सामान्य सिविल संहिता किसके लिए, नागरिकों के लिए। नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता की बात आती है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में याद कर लीजिए नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता। सामान्य सिविल संहिता नागरिकों के लिए प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता। तो अब बताइए आप सभी को याद हो गया, एक बार पुनः याद कर लीजिए। चलिए एक बार पुनः याद करते हैं, फटाफट याद करते हैं, आपकी फास्ट तरीके से याद करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 याद करते हुए चलिए। 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण,
30 आइए, शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। नेक्स्ट 31 है नहीं, खत्म हो गया, तो इसको पढ़ना क्या। अब 32 सीधे 32 में आ जाइए। अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए यहाँ उपचार दिया हुआ है, यानी मूल अधिकार के हनन के लिए आम नागरिक सीधे जाता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33, इसमें उपांतरण करने में सांसद की शक्ति दिया गया है। 34 में क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निवर्धन। 35 में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का एक विधान बनाया गया है। 35 में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान। नेक्स्ट 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। 37 में अंतर्विष तत्वों को लागू करना। 38 में अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण में वृद्धि करता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाएं। अनुच्छेद 43 में है श्रमिक या मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 44 आ जाते हैं नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो अब आप बताइए, क्या आप सभी को यहाँ तक समझने में कोई कठिनाई हुई? उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक अनुच्छेद आप रख लिए होंगे और कहीं आपको अनुच्छेद में कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर आप सभी कहीं किसी अनुच्छेद में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी हमें बताइए। हम पुनः एक एक अनुच्छेद को आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी यहाँ तक समझ में आ गए और ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। बस आप सभी हर एक अनुच्छेद को हम सभी घोल के पिएंगे, पूरा रट लेंगे, आत्मसात कर लेंगे और भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद से हम सभी का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। किसी भी संविधान संशोधन को भी गलत नहीं करेंगे। एक एक संशोधन पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के भाग अनुसूचियां किसी कहीं से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बस आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में इसको सपोर्ट कीजिए। ये गंगा एकेडमी मंच प्लेटफॉर्म में परिवार आप सभी का है और इस मंच पर आप सभी एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियोस पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको वीडियो मिले और कोई भी टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए और हर वीडियोस को आप देखते जाइए, क्योंकि हर वीडियो में आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और वीडियोस को देखकर हमें प्यार और सपोर्ट, लाइक शेयर कमेंट देकर अपना प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट करके हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों और सभी को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए। और आप सभी को नमन करते हुए शाहिदे कोट कोट प्रणाम करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। ये आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये कार्यक्रम निरंतर आपकी तैयारी के लिए चलता रहेगा और गंगा एकेडमी के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट सिलेबस के अंतर्गत आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, पीडीएफ सही तैयारी करवाई जाएगी। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। गंगा एकेडमी आप सभी के लिए सिर्फ इंतजार करता है प्यार और सपोर्ट का, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप सभी जुड़ते जाइए मेरे साथ, हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। तो आप सभी भी मेरे साथ जुड़ जाइए और फटाफट चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
जिससे हमें बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए आपका सपोर्ट मिलता रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो पब्लिक करते रहें, जिससे आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट होते रहे। और आने वाले दिनों में मेरे प्यारे बच्चों, मैं वादा करता हूँ आपसे, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र की आप सभी को तैयारी के लिए, किसी भी महानगरों में आपको तैयारी के लिए नहीं जाना होगा, किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सभी अपने घरों से गंगा एकेडमी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी बेहतर से बेहतर मैटर आप सहित आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। बस आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब से जुड़े रहें। आप सभी जिस दिन हमें 1 लाख सब्सक्राइबर गंगा एकेडमी पर पार किए, तत्काल आपकी सेवा में व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड लग जाएगा और बेहतर से बेहतर एजुकेटर भी आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे और पूरी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की तैयारी आप सभी अपने घरों से PDF सहित उपलब्ध कर सकेंगे। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए। आज इस गंगा एकेडमी यूट्यूब के जो परिवार को बड़ा कीजिए। फिर आज के सेशन को फिर यहीं तक, फिर नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। राधे राधे बच्चों, ऑल द बेस्ट, बब्बा। लाइक शेयर कमेंट ठोकते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए।